बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। स्टूडेंट्स, आज हम अपना लेक्चर नंबर 6 जो है वो नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ दी कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी उससे स्टार्ट करेंगे। आपको याद होगा हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बायनोमियल नोमेनक्लेचर का टॉपिक कंप्लीट किया था। तो आइए आज अपना डे 6 से अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने टॉपिक का नाम मेंशन किया हुआ है विच इज़ दी कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ड कंजर्वेशन का मतलब क्या है। तो बेटा इसका मतलब असल में है तहफ़्फ़ुज़, यानी प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो प्रोटेक्ट करना किस चीज़ को? बायोडाइवर्सिटी को। सवाल यहाँ पर ये अराइज़ होता है कि हमने जो बायोडाइवर्सिटी है उसको किस चीज़ से प्रोटेक्ट करना है या किस से प्रोटेक्ट करना है। तो नीचे मैंने इस चीज़ को भी मेंशन किया हुआ है, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, यानी इंसानी सरगर्मियाँ जो हैं इससे हमने बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है, यानी उसे तहफ़्फ़ुज़ देना है। अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा जो हैं वो क्यों असरअंदाज हो रही हैं, वो हमारा इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी मैंने मेंशन किया हुआ है, इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ऑन बायोडाइवर्सिटी। इम्पैक्ट यानी असरअंदाज। लेकिन पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि पिछले टॉपिक में कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हम पहले उन्हें डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ से हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी को तहफ़्फ़ुज़ देना है। उसकी वजह यह है कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो जितनी भी स्पीसीज़ हैं और जितने का जितना इकोसिस्टम है उसके लिए एक थ्रेटेंड बन चुके हैं। थ्रेटेंड का मतलब एक ख़तरा, ठीक है। और ये ख़तरा इस हद तक चला जा चुका है कि इस ख़तरे की वजह से अब जो स्पीसीज़ हैं और इकोसिस्टम है उसकी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है, यानी वो तबाह होना शुरू हो चुका है। ठीक है जी। अब इस तबाही की वजह से जो स्पीसीज़ पे इफ़ेक्ट पड़ता है, जो असर पड़ता है, तो वो लेवल्स में होता है, जिसका फ़र्स्ट लेवल जो है वो है इंडेंजर्ड स्पीसीज़। इंडेंजर्ड का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, ऐसी स्पीसीज़ जो ख़तरे में हैं। ठीक है, जो ख़तरे में हैं। और दूसरा वर्ड मैंने यहाँ पे जो मेंशन किया है वो एक्सटिंक्ट स्पीसीज़। एक्सटिंक्ट का मतलब है ख़त्म हो जाना, यानी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से स्पीसीज़ के ऊपर लेवल्स के हिसाब से जो है वो डिस्ट्रक्शन होती है। पहला लेवल तो ये है कि वो स्पीसीज़ ख़तरे में आ जाएंगी, यानी इंडेंजर्ड हो जाएंगी। ठीक है, या फिर उसका लास्ट लेवल, 2 ही लेवल्स हैं। सेकंड लेवल जो है वो ये है कि वो स्पीसीज़ एक्सटेंट हो जाएंगी, यानी ख़त्म हो जाएंगी। तो आइए देखते हैं कि इंडेंजर्ड की डेफिनेशन क्या है और एक्सटेंट की क्या है। इसके लिए हमें पहले थोड़ा सा कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की रीडिंग करनी पड़ेगी। तो आज ये इसके लिए पेज नंबर 41 पे कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हैज़ बिन इंक्रीजिंगली ऑब्जर्व्ड, यानी इसकी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर दी गई। इन द मॉडर्न इरा ड्यू टू ह्यूमन एक्शंस स्पीसीज एंड इकोसिस्टम्स आर थ्रेटन्ड विद डिस्ट्रक्शन टू एन एक्सटेंट रेयरली सीन इन अर्थ हिस्ट्री, यानी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो स्पीसीज़ और इकोसिस्टम जो है वो डिस्ट्रक्ट होना स्टार्ट हो गई थी, यानी तबाह होना शुरू हो गई हैं या थी। A species that no longer lives in an ecosystem is called extinct। ये आसान सी डेफिनेशन है। नो लॉन्गर यानी जो नहीं रहेंगी, यानी एक्सटेंट का मतलब ये होगा कि जो स्पीसीज़ हैं वो दुनिया से ख़त्म हो चुकी हैं। ठीक है, जैसे अगर आप एग्ज़ाम्पल सुनना चाहें तो एग्ज़ाम्पल में आप लिख सकते हैं डायनासोर्स। अब डायनासोर्स दुनिया से एक्सटेंट हो चुके हैं अगर वो थे। और इसी तरह एक और एग्ज़ाम्पल है, आपने वैसे तो गोल्डन फ्रॉग के बारे में सुना होगा, सिंपल फ्रॉग, जो आजकल आपको नज़र आते होंगे, जिनका कलर ग्रीन होता है या लाइट ग्रीन होता है। इसी तरह आपने वर्ड टोड भी सुना होगा, लेकिन आप ये शायद नहीं जानते कि 1989 में जो गोल्डन टोड थे, गोल्डन यानी उनका सुनहरी कलर था, 1989 में गोल्डन टोड जो थे उन्हें लास्ट दफ़ा देखा गया था। और तकरीबन 1989 के 5 साल के बाद आफ्टर 5 ईयर्स वो दुनिया से एक्सटेंट हो गए थे।
और ये माना जाता था कि ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से एक्सटेंट हुए हैं। ठीक है जी। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दे दी एक्सटेंट स्पीसीज़ की। द स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम इज़ हार्म्ड, और इसकी वजह से आपके इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, हार्म हो रहा है। बायोलॉजिस्ट वार्न दैट ग्लोबल इकोसिस्टम वुड कोलैप्स, यानी बायोलॉजिस्ट ने वार्न कर दिया है कि पूरे का पूरा जो ग्लोबल यानी ग्लोब मींस अर्थ, उसका जो सिस्टम है वो कोलैप्स हो जाएगा, तबाह हो जाएगा इफ़ बायोडाइवर्सिटी कंटिन्यूज़ टू बी रिड्यूस एट द सेम रेट, अगर बायोडाइवर्सिटी इसी रेट से रिड्यूस होती गई यानी कम होती गई। अब इसी हवाले से जो एक्सटेंट स्पीसीज़ और इंडेंजर्ड स्पीसीज़ की डेफिनेशन है वो राइट साइड ब्लॉक में लिखी हुई है प्रॉपर, आइए उसे रीड करते हैं। इन एन इकोसिस्टम अ स्पीसीज़ कॉल्ड एक्सटेंट, एक इकोसिस्टम में स्पीसीज़ को एक्सटेंट तब ही कहा जाएगा व्हेन देयर इज़ नो डाउट दैट द लास्ट इंडिविजुअल ऑफ दैट स्पीसी हैज़ डाइड इन दैट इकोसिस्टम। तो ये आपके पास एक्सटेंट की सेकंड फॉर्म है डेफिनेशन की। अब आपको अगर लेफ़्ट साइड पे जो पैराग्राफल फॉर्म में डेफिनेशन थी, अगर वो इजी लगती है तो आप वो लिख लीजिए, अगर आपको ये इजी लगती है तो आप ये लिख लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, याद करके लिखनी है आपने। और एग्ज़ाम्पल आपको मैंने बता दी, जैसे आप गोल्डन टोड लिख सकते हैं कि वो एक्सटेंट हो गया था। इसी के नीचे आपको इंडेंजर्ड स्पीसीज़ की डेफिनेशन नज़र आएगी। अ स्पीसीज़ इज़ कॉल्ड इंडेंजर्ड when it is at risk of extinction in near future, कि आने वाले टाइम में ये बात वाज़ेह होगी कि उसने क्या हो जाना है, एक्सटेंट। इट मीन्स टू से आप ये कह सकते हैं कि इंडेंजर्ड स्पीसीज़ जो हैं वो ख़तरे में है, कि वो इन फ्यूचर क्या हो सकती हैं, एक्सटेंट हो सकती हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल में आप लॉइन लिख सकते हैं, इसकी एग्ज़ाम्पल में आपके पास टाइगर आ सकता है। ठीक है, अब अगर आप देखें तो इनकी कंसंट्रेशन यानी मिकदार अब विद द पैसेज ऑफ टाइम रिड्यूस हो चुकी है। ठीक है, और एक बात आप ये भी याद रखिएगा कि बायोडाइवर्सिटी का होना बहुत ज़रूरी है हर एक स्पीसी का, क्योंकि अगर हर एक स्पीसी आज अवेलेबल होगी, आज ज़िंदा होगी, तब ही आगे उसकी जनरेशन्स चलेंगी और ह्यूमन जनरेशन्स जो आगे इन फ्यूचर आने वाली हैं वो उनको देखेंगे, तब ही वो उस पर यकीन करेंगे। जैसे अगर आप अपनी एग्ज़ाम्पल ले लीजिए तो आपने आज से पहले डायनासोर ख़ुद नहीं देखे हुए, क्योंकि वो अवेलेबल ही नहीं है दुनिया पे, तो उनको मानना हमारे लिए मुश्किल है अकॉर्डिंग टू साइंस, क्योंकि साइंस ये कहती है कि जो चीज़ नज़र आती है, जिस पे एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, ऑब्जर्वेशंस के बाद वही चीज़ जो है वो प्रूफ होती है। ठीक है, इसीलिए बायोडाइवर्सिटी का उसका बचाव करना, उसका तहफ़्फ़ुज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वगरना ये जो अब लॉइन स्पीसी है, यूँ कह लीजिए, या टाइगर स्पीसी है, अगर ये आज इंडेंजर्ड है और अगर इसका तहफ़्फ़ुज़ ना किया गया तो कल हमारे लिए ये एक हिसाब से एक्सटेंट हो सकती है, और आने वाली जो जनरेशन्स हैं ह्यूमन बींग्स की, वो इस चीज़ को तस्लीम नहीं करेंगे कि लॉइन और टाइगर नामी जो ऑर्गेनिज़म्स थे वो भी दुनिया पे एग्जिस्ट करते थे। ठीक है जी, आगे आइए, कुछ एग्जांपल्स उन्होंने लिखी हैं इंडेंजर्ड और एक्सटेंट स्पीसीज़ की कंबाइन करके। ठीक है, तो इन एग्जांपल्स में 2-3 नाम मैंने ख़ुद रीड कर दिए हैं, बाकी जो नाम हैं उन्हें रीड करके आपने ख़ुद पर्सनली सर्च करना है कि कौन सी स्पीसी इंडेंजर्ड है और कौन सी स्पीसी एक्सटेंट है। ये आपका एक छोटा सा कह लीजिए कि मिनी होमवर्क भी है, और इससे आपको काफ़ी हद तक इंफॉर्मेशन भी मिलेगी कि कौन कौन से ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो दुनिया से एक्सटेंट हो चुके हैं और कौन कौन से इनमें से अभी जो हैं वो इंडेंजर्ड लेवल पर हैं। इसी हवाले से अब हम आगे मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज़ द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ऑन बायोडाइवर्सिटी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इम्पैक्ट का मतलब असरअंदाज होना होता है, तो जो बायोडाइवर्सिटी है इस पे ह्यूमन बीइंग्स क्यों असरअंदाज हो रहे हैं, यानी उसकी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं ह्यूमंस की वो क्यों असरअंदाज हो रही हैं। तो बेटा उसकी एक बेसिक रीज़न जो आपकी बुक में मेंशन है एक हवाले से, वो है ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन यानी आबादी का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। इसको हम यूँ डिफ़ाइन करते हैं कि अगर बर्थ रेट बढ़ जाए और डेथ रेट कम हो, इसको ओवर पॉपुलेशन कहा जा सकता है। कि बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है, बच्चे जो हैं वो पैदाइश होती जा रही है, लेकिन डेथ रेट कम है। ठीक है, तो इस वजह से जो है ये ओवर पॉपुलेशन होती है, और ओवर पॉपुलेशन ही वो एक रीज़न है
जिसकी वजह से ह्यूमन को अपनी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं और जिसकी वजह से आपकी बायोडाइवर्सिटी जो है वो दिन ब दिन हार्म होती जा रही है। ठीक है, अब ओवर पॉपुलेशन के हवाले से अगर बात की जाए तो पेज नंबर 41 के लास्ट पे उन्होंने कंसंट्रेशन बताई है कि आज से 10,000 साल पहले अमाउंट कितनी थी ह्यूमन बींग्स की अर्थ पे। ठीक है, और आज मॉडर्न इरा के हवाले से अमाउंट कितनी है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, इंक्रीज़ हो चुकी है। इसी वजह से हम इसको नाम देते हैं ओवर पॉपुलेशन। आइए इसे रीड करते हैं। बाय 10,000 ईयर्स अगो देयर वर अबाउट 5 मिलियन पीपल ऑन अर्थ, यानी ये साइंस के हवाले से 10,000 ईयर्स अगो यानी 10,000 साल पहले सिर्फ 5 मिलियन पीपल जो थे वो अर्थ पर थे। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 5 मिलियन इज इक्वल टू 50 लैक्स। ठीक है, यानी 10,000 साल पहले सिर्फ 50 लाख लोग जो थे वो ज़मीन पर सर्वाइव कर रहे थे। विद द एडवांसमेंट इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, अब एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री की एडवांसमेंट क्यों हुई? क्योंकि लोग जो थे वो बढ़ गए, उनकी ज़रूरियात, उनकी रिक्वायरमेंट्स, उनकी नीड्स, ये तमाम तर चीज़ें बढ़ गई। अब अगर ओवर पॉपुलेशन होगी, लोग ज़्यादा होंगे, तो ज़ाहिरी सी बात है रहने के लिए घर चाहिए। अब अगर घर चाहिए रहने के लिए तो ज़ाहिरी सी बात है एक जगह होगी जहाँ पे घर बनाया जाएगा, और वो जगह ज़्यादातर जो है वो फॉरेस्ट थे, जिनको काट के मतलब डिफॉरेस्टेशन करके जो है वहाँ पर जो पॉपुलेशन है, लोगों ने अपने घर वगैरह बनाना शुरू कर दिए, इंडस्ट्रीज़ बनाना शुरू कर दी और एग्रीकल्चर का प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये ह्यूमन का सबसे बड़ा मतलब कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ का एक बड़ा इम्पैक्ट है जो बायोडाइवर्सिटी पे पड़ा कि उन्होंने क्या स्टार्ट कर दी, डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है बायोडाइवर्सिटी के लिए, बहुत बड़ा असर है। अच्छा जी, ह्यूमन पॉपुलेशन बिगेन टू ग्रो रैपिडली, यानी तेज़ी से जो है वो ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ना स्टार्ट हो गई। टुडे अराउंड 600 मिलियन पीपल लिव ऑन अर्थ, आज तकरीबन 600 मिलियन पीपल जो हैं वो ज़मीन पर सर्वाइव कर रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है। To improve the living conditions of 600 million humans, we are imposing serious threats to the survival of biodiversity. यानी बायोडाइवर्सिटी के लिए हम एक सीरियस थ्रेट्स बनाते जा रहे हैं। थ्रेट्स मतलब ख़तरा बनते जा रहे हैं। क्यों? अब ज़ाहिरी सी बात है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि 600 मिलियन पीपल्स अगर होंगे, यानी जो कि ओवर पॉपुलेशन है, उनको रहने के लिए घर, चीज़ें जो चाहिए उनको, जिस तरह कपड़ा चाहिए तो कपड़ा पहनना है तो उसके लिए क्लॉथ इंडस्ट्री का होना ज़रूरी है जहाँ पे कपड़ा बनेगा। ठीक है, इसी तरह अगर उन्होंने खाना खाना है तो खाने के लिए फूड इंडस्ट्री का होना ज़रूरी है। तो ये तमाम इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो ह्यूमन के लिए लगी हैं, लेकिन वो इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो जिन जगहों पर लगी हैं असल में पहले उन जगहों पर फॉरेस्ट हुआ करते थे, या जिधर अब उन ह्यूमंस के लिए घर बनाए जा रहे हैं उधर पहले फॉरेस्ट हुआ करते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि हमें उन फॉरेस्ट को काटना पड़ा ताकि हम अपनी नीड्स और डिमांड्स को पूरा कर सकें, और फॉरेस्ट की कटिंग को हम क्या नाम देते हैं, डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, अब देखते हैं उन्होंने, बल्कि मैंने आगे वही नाम लिखे हुए हैं कि इम्पैक्ट ये हुआ कि सबसे पहले जो बायोडाइवर्सिटी है उसका हैबिटेट लॉस हुआ, जो रहने की जगह है, जिधर जिस एरिया में उन्होंने रहना है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। डिफॉरेस्टेशन मैं आपको बता चुका हूँ। तीसरी बात जो है वो ओवर हंटिंग। बेटा ओवर हंटिंग क्या होता है कि इल्लीगल प्रोसेस से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किल करना। पहले ज़माने में जब बादशाह वगैरह होते थे तो वो हंटिंग किया करते थे, लेकिन क्योंकि तब जैसा कि हमने पढ़ा कि कंसंट्रेशन जो थी ह्यूमन बींग्स की कम थी, तो उस हवाले से ये एक शौक़ हुआ करता था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम लोगों ने इसको अपनाना शुरू कर दिया और ये इतना इंक्रीज़ हो गया कि ओवर हंटिंग हमें इसको नाम देना पड़ा कि हंटिंग इतनी ज़्यादा लोगों ने करना शुरू कर दी कि वो ओवर हो गई। जिस तरह पॉपुलेशन है, अगर कांस्टेंट लेवल पे है तो उसको पॉपुलेशन कहेंगे, लेकिन अगर वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी इट इज़ कॉल्ड ओवर पॉपुलेशन। इसी तरह हंटिंग जब ज़्यादा होना शुरू होगी तो उसको क्या नाम दे दिया गया, ओवर हंटिंग, के बहुत ज़्यादा हंटिंग स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से अ लॉट ऑफ स्पीसीज़ जो हैं वो इंडेंजर्ड हो गई और चंद एक स्पीसीज़ जो हैं वो एक्सटेंट लेवल पर पहुंच गए। अब देखा जाए तो ओवर हंटिंग करते कौन है, ह्यूमंस। इसके अलावा एक और चीज़ है जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ में शामिल होती है, वो है पोल्यूशन। बेटा पोल्यूशन क्या होता है? पोल्यूशन कहते हैं आलूदगी को।
देखा जाए तो पाकिस्तान में इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं जिनके बारे में बताया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लैंड पोल्यूशन, ठीक है, ज़मीनी आलूदगी जो सॉलिड वेस्टेज की वजह से होती है। इसी तरह अगर बात की जाए लैंड पोल्यूशन के बाद तो सेकंड जो आपके पास टाइप आ जाती है वो नॉइज़ पोल्यूशन है, शोर की आलूदगी, ठीक है। अब जितनी व्हीकल्स चलती हैं आप देखते हैं उसमें हॉर्न होता है, उसको बजाया जाता है, वो नॉइज़ पोल्यूशन या साउंड पोल्यूशन कह लें इसको। जब साउंड स्पेसिफिक अमाउंट से बढ़ जाए तब वो साउंड जो है वो नॉइज़ कहलाता है, ठीक है, शोर। इसके अलावा आपके पास वाटर पोल्यूशन आ जाती है। वाटर पोल्यूशन यानी पानी की आलूदगी, ETC जिसको हम एटसेट्रा कहते हैं। इस तरह मतलब कई टाइप्स हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सटिंक्ट जो एग्ज़ाम्पल दी थी एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज़म की, वो गोल्डन टॉड था और मैंने आपको बताया कि 1989 में वो नज़र नहीं आया और बताया गया कि आफ्टर 5 ईयर्स नियरली वो दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गया। उसकी जो बेसिक रीज़न थी वो असल में यही थी कि वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा थी, पानी की आलूदगी। उस आलूदगी की वजह से वो फ्रॉग जो थे उनकी डेथ होना स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि फ्रॉग कह लीजिए या वैसे वर्ड गोल्डन टोड था, तो उनकी डेथ होना स्टार्ट हो गई क्योंकि वो पानी के अंदर रहते थे। और अगर वैसे जनरली बात की जाए तो जो टोड है यानी फ्रॉग है वो एक एम्फीबियन है। एम्फीबियन एक ऐसा ऑर्गेनिज़म होता है जो लैंड के ऊपर भी रहता है और पानी के अंदर भी रहता है, ठीक है। लेकिन उनकी डेथ होने की बेसिक रीज़न जो थी वो वाटर पोल्यूशन थी, पानी की आलूदगी। अच्छा जी, आगे इसे रीडिंग में कंप्लीट करते हैं। हैबिटेट लॉस, जैसा मैंने आपको बताया, डिफॉरेस्टेशन, ओवर हंटिंग, इंट्रोडक्शन और रिमूवल ऑफ स्पीसीज़ यानी नई स्पीसीज़ का इंट्रोडक्शन होना, इंट्रोड्यूस होना या पहली स्पीसीज़ का रिमूव होना, पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज, अब हवा का बदलना आर द मेजर कॉज ऑफ स्पीसीज़ एक्सटिंक्शन। यही एक बेसिक रीज़न है जिसकी वजह से स्पीसीज़ जो हैं वो एक्सटेंट होती हैं। जैसे अब आप देख लीजिए कि जितने भी सर्द इलाके होते हैं, ठीक है, कूल रीजन्स होते हैं, वहाँ पर बियर जो होता है वो ईज़िली रह सकता है। लेकिन अगर उसकी क्लाइमेट चेंज की जाए, अब हवा चेंज की जाए, उसको ऐसे इलाकों में लाया जाए जहाँ पे गर्मी है, तो वो वहाँ पे ज़िंदा नहीं रह सकता, ठीक है जी। इसके बाद आपको नीचे एक चार्ट टाइप स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा। होपफुली आपने अपनी जो प्रीवियस क्लासेस थी वहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स पढ़े थे, लाइक पाई चार्ट, ग्राफ वगैरह एटसेट्रा। उसी हवाले से उन्होंने एक डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर बनाकर दिखाया है फिगर 3.7 में, नॉन कॉजेज़ ऑफ स्पीसीज़ एक्सटिंक्शंस, कि कितनी कितनी कंसंट्रेशन है जिस हवाले से ये एक्सटिंक्शन स्टार्ट हुई। तो देखिए स्पीसीज़ जो इंट्रोडक्शन हुई यानी इंट्रोड्यूस हुई वो सबसे ज़्यादा हैं 39%। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं हैबिटेट डिस्ट्रक्शन या कह लीजिए हैबिटेट लॉस, उनकी रहने की जगह जो तबाह हुई उसकी वजह 36% है, अदर 2% और हंटिंग 23% है, ठीक है जी। इसके नीचे आ जाइए पेज नंबर 42 पे, तो लेफ़्ट साइड पे आपको सी स्टार के बारे में लिखा हुआ मिलेगा। सी स्टार को स्टार फिश भी कहते हैं। पहले मैं आपको कुछ इसका कॉन्सेप्ट बता दूं कि यहाँ पर लिखा क्या हुआ है। देखिए एक ऑर्गेनिज़म है जिसको मसल्स कहते हैं, जिसके स्पेलिंग MUSSELS लिखे हुए हैं। ये जो मसल्स एक ऑर्गेनिज़म है, इसका स्ट्रक्चर स्नेल टाइप होता है, मतलब जिस तरह स्नेल नहीं होता कुछ उसकी तरह होता है, ठीक है। अब अगर आप समंदर में से यानी सी में से सी स्टार को रिमूव कर लें फॉर एग्ज़ाम्पल, या यूँ सपोज़ कर लीजिए कि वो इंडेंजर्ड हो गई है सी स्टार या एक्सटेंट हो गई है, तो क्या होगा ये कि जो मसल्स हैं उनकी कंसंट्रेशन सी लेवल में बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से जितने भी छोटे छोटे ऑर्गेनिज़म्स हैं जिनको वो खा सकते हैं वो उनको खाना शुरू कर देंगे, और उसकी वजह से जितने ऑर्गेनिज़म्स हैं जो कि छोटे हैं वो क्या होना शुरू हो जाएंगे, वो भी इंडेंजर्ड होके एक्सटेंट लेवल पर पहुंच जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सी स्टार का होना ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपका जो बायोडाइवर्सिटी है वो कांस्टेंट लेवल पे चले और वो हार्म ना हो। इस वजह से सी स्टार का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए इसे रीड करते हैं कि सी स्टार यानी स्टार फिश ईट्स मसल्स इफ़ सी स्टार आर रिमूव्ड फ्रॉम अ रीजन इन ओशन, ठीक है, यानी ओशन या सी वगैरह में से अगर आप उसको रिमूव कर लेते हैं तो मसल्स रैपिडली इंक्रीज इन नंबर, तो वो कंसंट्रेशन में बढ़ जाएंगे और लार्ज नंबर ऑफ मसल्स जो हैं वो प्रे करेंगे यानी शिकार करेंगे ऑन स्मॉल एनिमल्स, छोटे छोटे जानदारों पे या जानवरों पर, एंड बिकम डेंजरस फॉर देयर एग्जिस्टेंस, और उनके लिए ख़तरे का बाइस बन जाएंगे।
अब स्मॉल एनिमल नहीं लिखा हुआ वहाँ पर, स्मॉल एनिमल्स लिखा है, एक से ज़्यादा, वो 5-6 एनिमल्स हो सकते हैं। इसका मतलब मसल्स जो हैं वो अगर उन 5-6 को खाना स्टार्ट कर देंगे तो वो 5-6 स्पीसीज़ जो हैं वो एक्सटेंट हो सकती हैं। इसलिए सी स्टार का होना क्या है ज़रूरी। अब सी स्टार तो ज़िंदा रहेगी लेकिन उसने रहना किस में है, ओशन यानी सी वगैरह में, तो उसके लिए पानी का साफ़ होना ज़रूरी है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ह्यूमन पॉपुलेशन जो है, ह्यूमन पॉपुलेशन उसकी ओवर पॉपुलेशन की वजह से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, जिसमें एक टाइप वाटर की भी आती है, तो इसकी वजह से इक्वेटिक लाइफ को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। इसी तरह राइट साइड पे एक और पैराग्राफ है यूकलिप्टस प्लांट्स का। ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनको ऑस्ट्रिया से मंगवाया गया था और पाकिस्तान में लगाया गया था। इन प्लांट्स का एक हिसाब से बेनिफिट भी है और लॉस भी है। बेटा बेनिफिट ये है कि ये प्लांट्स जो हैं ये एक हिसाब से रेन करवाने में, यानी फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स और फिर रेन करवाने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते थे। दूसरा, अगर इनका जो असल प्रोसेस है या फंक्शन है, पहले मैं आपको वो बता दूं कि यूकलिप्टस प्लांट्स जो थे इनकी रूट्स, जड़ें बहुत ज़्यादा डीप होती हैं, इतनी ज़्यादा डीप होती हैं कि वो नीचे से जो आपका वाटर है, जो कि अंडरग्राउंड वाटर है, उसको भी ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो इनका एक तो फ़ायदा पहले सुन लीजिए, ये होता था कि अगर फ्लड्स वगैरह आए हैं, सैलाब वगैरह, ठीक है, तो उसके पानी को ये ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करके वेपर्स बना देते थे, जिस वजह से वो फिर एक प्रोसेस चलता था और रेन होती थी। ये तो इनका फ़ायदा है। लेकिन इनका एक नुकसान भी है, जिस वजह से इनको अब पाकिस्तान में नहीं लगाया जा रहा, या इन्हें कह दीजिए कि रिमूव कर दिया गया है। उसकी रीज़न ये है कि जब ये काम, ये बेनिफिट होता है फ्लड्स वाला, तो नुकसान ये होता है कि इनकी रूट्स इतनी गहरी होती हैं कि ये अंडरग्राउंड वाटर, जैसा मैंने आपको बताया, जो ज़मीन के नीचे है उससे भी एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। अब नुकसान ये होता है कि इनके सराउंडिंग्स, इनके इर्द गिर्द जो दूसरे प्लांट्स होते हैं उनको पानी नहीं मिल पाता, ये उनका पानी भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ट्रांसपायरेशन शुरू कर देते हैं। अब नज़र तो आ रहा है कि इन फ्यूचर ये बेनिफिशियल है कि रेन बनना शुरू हो जाएगी, मतलब क्लाउड्स वगैरह बनेंगे और रेन होगी, लेकिन उसके सराउंडिंग्स जितने भी प्लांट्स होंगे वो सारे के सारे वाटर ना होने की वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, उन्हें फूड नहीं मिलेगा, तो अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाएगी। इस वजह से इनको अब यूज़ नहीं किया जाता। बाय द वे, यूकलिप्टस प्लांट्स वर इम्पोर्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान। These plants consume more water and have disturbed the water table. Water table यानी underground water. It harms other small plants and that grow near eucalyptus plants. यानी यूकलिप्टस ट्रीज़ जो हैं या प्लांट्स जो हैं, इनके करीब जितने भी स्मॉल प्लांट्स थे उनको बहुत ज़्यादा क्या होता था, नुकसान होता था। अच्छा जी, इसी से अब रेलिवेंट, क्योंकि अभी हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं, तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज़ दी डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर हंटिंग। पीछे जो आपने इम्पैक्ट्स पढ़े उनमें से 2 इम्पैक्ट्स को यहाँ पर ज़्यादा जो है वो फोकस किया गया है। द फर्स्ट इज़ डिफॉरेस्टेशन एंड द सेकंड इज़ ओवर हंटिंग। तो आइए पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ डिफॉरेस्टेशन। बेटा ये आपको पहले भी पता होगा, पहले मैं अगर आपको मीनिंग बताऊं तो डी का मतलब होता है कटिंग, ठीक है। फॉरेस्टेशन यानी फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट की कटिंग करना, इट इज़ कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। लेकिन सवाल ये है कि कौन से ऑर्गेनिज़म ये करेंगे और क्यों करेंगे। अभी तक जितना लेक्चर हमारा चल चुका है, यकीनन आपको ये बात समझ आ गई होगी कि डिफॉरेस्टेशन जो है वो ह्यूमन बींग्स करते हैं और उसकी कई रीज़न्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ह्यूमन बींग्स डिफॉरेस्टेशन करते हैं, दरख्तों को काटते हैं ताकि उस जगह को बिल्कुल साफ़ किया जाए और वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लगाई जाएँ, घर बनाए जाएँ और एग्रीकल्चर का प्रोसीजर कंटिन्यू किया जाए, ठीक है। अब ये अगर आप देखें तो ये आप यूँ समझिए कि फ़िल वक्त इसका फ़ायदा है ह्यूमन बींग्स को, ठीक है, शॉर्ट टाइम बेनिफिट है, लेकिन ये नज़र नहीं आ रहा कि ये लॉन्ग टर्म जो है ये नुकसान है, आपको आगे बहुत ज़्यादा क्या होगा, नुकसान होगा। अच्छा, तो आइए पहले इसकी डेफिनेशन को फोकस करते हैं जो बुक के हिसाब से लिखी हुई है। तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब है कन्वर्जन यानी चेंज होना ऑफ अ फॉरेस्ट, किसका, फॉरेस्ट का, टू नॉन फॉरेस्ट लैंड, यानी फॉरेस्ट से नॉन फॉरेस्ट बनना। एक हिसाब से आप कह सकते हैं कि फॉरेस्ट की जब कटिंग की जाएगी तभी तो वो नॉन फॉरेस्ट लैंड बनेगा, तो इसको हम क्या नाम देते हैं,
डिफॉरेस्टेशन। क्या नाम देते हैं? डिफॉरेस्टेशन। पेज नंबर 43 पर आ जाइए। पहले हम इसकी डेफिनेशन और इससे रेलिवेंट जो 1-2 लाइंस हैं उन्हें रीड कर लेते हैं। डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर हंटिंग। डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर द कन्वर्जन ऑफ अ फॉरेस्ट टू अ नॉन फॉरेस्ट लैंड। द डिस्ट्रक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट हैज़ रिजल्टेड इन द डिग्रेडिंग इन्वायरमेंट विद रिड्यूस्ड बायोडाइवर्सिटी। अब इसकी वजह से नुकसान ये होता है कि डे बाय डे जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्या होती जा रही है? रिड्यूस होती जा रही है, क्योंकि जो फॉरेस्ट प्लेस है, जो जंगल हैं, वहाँ पे वाइल्ड लाइफ रहती है, जंगली हयात, ठीक है, जंगली जानवर जिनको कहा जाता है। अब उनकी एक चेन बनी होती है कि एक वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनिज़म ने, या यूँ कह लीजिए कि फ़ॉरेस्ट में रहते हुए एक ऑर्गेनिज़म ने, उसने प्लांट्स को, ट्रीज़ को खाना है। जब वो ट्रीज़ को खाएगा तो उसको दूसरा ऑर्गेनिज़म, उसको दूसरा, करते करते ये पूरी एक चेन बन जाएगी कि एक ऑर्गेनिज़म दूसरे ऑर्गेनिज़म पे डिपेंड है। लेकिन अगर फॉरेस्ट होगा ही नहीं तो जो पहली चेन का पहला मेंबर है उसको तो खाना मिलेगा ही नहीं खाने के लिए, तो अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाएगी। विदाउट फूड वो ज़िंदा रह ही नहीं सकता। तो इस तरह वो पूरी चेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी और हम कहेंगे कि जो पूरी की पूरी बायोडाइवर्सिटी है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी। आगे देखते हैं कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, कि अगर ह्यूमन बींग्स डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो इसकी वजूहात क्या हैं और इसके असरात क्या हैं। तो मैंने यहाँ पे इफ़ेक्ट्स को पहले हाईलाइट किया हुआ है कि अगर आप डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो सबसे पहले ये होगा कि जो अमाउंट ऑफ वाटर है किसमें, सॉइल में, मिट्टी में, एक वो, और दूसरा मॉइस्चर इन एयर, इस पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। अब अगर फॉरेस्ट है ही नहीं तो फॉरेस्ट कैसे, अगर तो फॉरेस्ट होते यानी ट्रीज़ होते तो वो पानी को एब्जॉर्ब करते, ठीक है, और अपनी फोटोसिंथेसिस करते, अपने लिए खाना बनाते और इन रिटर्न ऑक्सीजन ह्यूमन बींग्स को देते। ये पहला बेनिफिट। दूसरा, जितना एक्स्ट्रा वाटर उनके अंदर होता वो सारे का सारा वेपर्स बना देते। वो वेपर्स जो हैं वो ऊपर जाते, ऊपर जाके क्लाउड्स बनते और क्लाउड से रेन फॉर्मेशन होती। यानी ये बेनिफिट था कि अगर फॉरेस्ट अवेलेबल होते, पहला बेनिफिट कि वो पानी को एब्जॉर्ब करके फ़ोटोसिंथेसिस करते और रिटर्न में हमें ऑक्सीजन देते, और दूसरा बेनिफिट कि वो वाटर जो है वेपर्स बनते और इन फ्यूचर क्या होती, रेन होती। अब ये दोनों चीज़ों पे इफ़ेक्ट होगा कि जब आपके पास ट्री ही नहीं होंगे तो जितना पानी होगा वो सारे का सारा किस में जमा होना शुरू हो जाएगा, आपकी सॉइल में। ठीक है। दूसरी बात, जो मॉइस्चर है जिसने बनना है, वेपर्स बनने हैं और एटमॉस्फेयर में ऊपर जाना है और रेन बनानी है, ये सारे प्रोसेस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। रेन फॉर्मेशन रिड्यूस हो जाएगी और सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है जी। अब जब पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और ट्रीज़ वगैरह नहीं होंगे तो इसकी वजह से सॉइल इरोजन स्टार्ट हो जाएगी, यानी सॉइल जो है वो गलना सड़ना, ख़राब होना शुरू हो जाएगी क्योंकि काफ़ी देर उसके अंदर पानी पड़ा रहेगा। ठीक है। और उसके अलावा आपको पता है कि सॉइल के अंदर मिनरल्स होते हैं, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स होते हैं, वो एलिमेंट्स भी जो हैं वो सॉइल के साथ जो हैं वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। अब क्या होगा, अगर कहीं पर हैवी रेनफॉल हो जाती है, बहुत तेज़ बारिश होती है, तो तेज़ बारिश की वजह से क्या होगा तेज़ बारिश की वजह से होगा कि सॉइल इरोजन हुई होगी। सॉइल इरोजन की वजह से जितने मिनरल्स हैं और जितनी की जितनी वो सॉइल है वो सारी की सारी वॉश आउट होगी, यानी वहाँ से निकल कर ट्रैवल करके कहाँ चली जाएगी, रिवर्स में। अब यहाँ पे डिफरेंट वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं। आप रिवर कह लीजिए, स्ट्रीम कह लीजिए, लेक कह लीजिए, पॉन्ड कह लीजिए। ठीक है। ये छोटे छोटे पोर्शंस होते हैं और ये सारे मिलके आगे कनेक्ट होती हैं सी के साथ एंड ओशन के साथ। ठीक है। अब अगर ये रिवर्स के अंदर ये सॉइल जो कि ख़राब हो गई थी ये आएगी तो ये आकर रिवर्स के अंदर चॉक्ड अप होना शुरू हो जाएगी, जमा होना शुरू हो जाएगी, इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी और एक हिसाब से मड बन जाएगा। ये चॉक्ड अप किसकी वजह से होगी, मड और सिल्ट की वजह से। मड यानी वो रेत होगी और ये तमाम, मतलब आप समझ रहे हैं ना, एक कॉम्प्लेक्स सा मटेरियल बन जाएगा सॉइल इरोजन की वजह से, जो पानी के अंदर मिट्टी मिक्स हुई होगी, वो सारी की सारी आके कहाँ पे जमा होना शुरू हो जाएगी, रिवर्स में। अब जब रिवर्स में जमा होती है तो ये तरीक़ाकार होता है कि जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको हम डैम्स में स्टोर करते हैं।
ताकि इन फ्यूचर हम उस पानी को यूज़ कर सकें इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। अब होता ये है कि जब ये पानी गंदा हो जाता है सॉइल की वजह से, तो दिस वाटर स्टोर इन डैम्स, हम उसको डैम में स्टोर तो कर लेते हैं, लेकिन उसमें वाटर की कंसंट्रेशन यानी वाटर की मिकदार जो है वो उस मड की वजह से इतनी गंदी हो जाती है कि वाटर की कंसंट्रेशन रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। वो वाटर इस काबिल नहीं होता कि हम उसको फ्यूचर जो है कहीं पर भी यूज़ कर सकें, तो वो एक हिसाब से वो वाटर वेस्ट होता है, ठीक है। उसका फ़ायदा हमें उतना नहीं हो सकता जितना होना चाहिए था। ये फॉरेस्ट की कटिंग की वजह से सॉइल इरोजन हुई और देखिए पूरा एक जो प्रोसेस है वो ख़राब हो गया। और थर्ड जो बात मैंने लिखी हुई है ये तकरीबन रेन से रिलेट करती है, लेकिन स्पेसिफिक वर्डिंग है कि रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपरेशन। ट्रांसपरेशन बेटा क्या होता है? ट्रांसपरेशन इज़ द लॉस ऑफ वाटर, पानी का निकलना ट्रीज़ में से। अब जाहिर सी बात है जब फॉरेस्ट होंगे ही नहीं, ट्रीज़ होंगे ही नहीं, तो रेट ऑफ ट्रांसपरेशन क्या हो जाएगा? रिड्यूस। रेट ऑफ ट्रांसपरेशन रिड्यूस होगा यानी वाटर वेपर्स नहीं बनेंगे। वाटर वेपर्स नहीं बनेंगे तो क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगी, और अगर क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगी तो रेन फॉल नहीं होगी। ठीक है जी। आइए इसे रीड करते हैं। कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। Sometimes there is slow forest degradation and sometimes sudden and catastrophic clear cutting for urban development। यानी अर्बन यानी शहरों को डेवलपमेंट आबाद करने के लिए या तो क्लियर कटिंग कर दी जाती है, ठीक है, टेरिबल वे से, या फिर उसको स्लोली कट किया जाता है। डिफॉरेस्टेशन कैन बी द रिजल्ट ऑफ डेलिब्रेट रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट। डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझ के, यानी डिफॉरेस्टेशन का जो रिज़ल्ट है वो ये होता है कि इसको जानबूझ के हम फॉरेस्ट को रिमूव करते हैं। क्यों? फॉर वुड, लकड़ी के लिए, एग्रीकल्चर, ज़राअत के लिए, और अर्बन डेवलपमेंट, शहरों को आबाद करने के लिए। डिफॉरेस्टेशन अफेक्ट्स द अमाउंट ऑफ वाटर इन सॉइल। ये मिट्टी के पानी पे इफ़ेक्ट करता है, एंड मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर, जैसा कि मैंने आपको बताया। व्हेन देयर आर नो ट्रीज टू कीप द सॉइल इन प्लेस, जब दरख्त होंगे ही नहीं कि सॉइल वहाँ पे रहे, देयर आर मोर चांसेस ऑफ सॉइल इरोजन, तो सॉइल इरोजन स्टार्ट हो जाएगी, मिट्टी ख़राब होना शुरू हो जाएगी। हैवी रेनफॉल वॉशेज़ सॉइल इनटू रिवर, और ये सारी सॉइल जो है वो तेज़ बारिश जब होगी उसके साथ मिक्स होकर रिवर्स में चली जाएगी। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर वॉश आउट ऑफ सॉइल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो वो सारे उसी पानी के साथ बह के आगे निकल जाएंगे। रिवर्स बिकम चॉक्ड अप, यानी फिल्ड हो जाना, भर जाना, मड एंड सिल्ट, रेत वगैरह से, विच कैन रिड्यूस फ्लड्स, विच कैन कॉज फ्लड्स, जो कि आपके फ्लड्स आने का बाइस बन सकता है। इसके अलावा ये जो सिल्टेड वाटर है यानी गंदा पानी होता है, गेट स्टोर इन डैम्स, इसको डैम में जमा किया जाता है, एंड इट रिड्यूस दिस वाटर स्टोरेज कैपेसिटी, और वाटर स्टोरेज कैपेसिटी कम हो जाती है। मतलब कि अगर डैम बहुत बड़ा है, उसमें सिल्टेड यानी मडी वाटर आया है, तो उसमें आधी मड होगी, बाकी पानी होगा, तो बाकी वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? कम। अब डैम बनाया जाता है वाटर को स्टोर करने के लिए, लेकिन अगर उसमें वाटर के साथ सिल्ट यानी मड वगैरह भी आएगा तो वो उसकी जगह ले लेगा, तो एक्चुअल जो हमने उसको फिल करना था वाटर से, वो एक्चुअल फिलिंग नहीं होगी डैम की, जिस वजह से हम कहेंगे कि इसकी जो स्पेस है डैम की वो रिड्यूस हो जाएगी। स्पेस रिड्यूस होना यानी वाटर के हवाले से वो रिड्यूस हो जाएगी। डिफॉरेस्टेशन आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू डिक्रीज ट्रांसपरेशन विच लेसन्स क्लाउड फॉर्मेशन, एंड दिस अल्टीमेटली रिड्यूस द सोर्सेज ऑफ रेन्स। तो ये सारी बात मैं आपको होपफुली समझा चुका हूँ और आपको अच्छी तरह अल्हम्दुलिल्लाह समझ भी आ गई होगी। अब आगे चलते हैं कि फ़ॉरेस्ट आपको क्या क्या फ़ायदे दे सकते हैं, जो जो चीज़ें आप उससे उखस कर सकते हैं उन्होंने वो बताया। फॉरेस्ट सपोर्ट्स कंसिडरेबल बायोडाइवर्सिटी, ये सपोर्ट करती है बायोडाइवर्सिटी को। द यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, अब बहुत सी चीज़ें हैं जो कि फॉरेस्ट से यूटिलाइज़ करवाई जाती हैं या की जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंक्लूडिंग टिम्बर, ये लकड़ी होती है, इसको तामीराती लकड़ी कहा जाता है, जिससे ये चीज़ें वगैरह बनाई जाती हैं, ठीक है। एंड फ्यूल वुड, वो लकड़ी जिसको जलाया जाता है। अक्सर जो विलेजेस होते हैं, गांव वगैरह होते हैं, वहाँ पे लकड़ियाँ जलाई जाती हैं ताकि हीट फॉर्मेशन करवाई जा सके, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर जो है वो गैस अवेलेबल नहीं होती। हैव प्लेड अ की रोल इन ह्यूमन सोसाइटी,
इन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमारी सोसाइटी में, हमारे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट कंसीडर होती है। टुडे डेवलप्ड कंट्रीज़ कंट्रीब्यूट टू यूटिलाइज टिम्बर फॉर बिल्डिंग हाउसेस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये तामीराती लकड़ी है तो इससे घर वगैरह बनाए जाते हैं। एंड वुड पल्प फॉर मेकिंग पेपर, और जो लकड़ी के ऊपर जो पल्प होती है उसकी जो उखड़ती है लकड़ी, उससे पेपर बनाया जाता है। The forest products industry is a large part of the economy is in developed and developing countries। यानी फॉरेस्ट से जो प्रोडक्ट निकाली जाती हैं वो डेवलपमेंटल कंट्रीज़ में और डेवलप्ड कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखती हैं इकॉनमी के लिहाज से, मौशियत के लिहाज से। शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन मेड बाय कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट टू एग्रीकल्चर, यानी छोटे फ़ायदे के लिए अगर आप फॉरेस्ट को एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करेंगे तो ऑफन लीड्स टू लॉस ऑफ लॉन्ग टर्म इनकम, तो आप बहुत बड़ा नुकसान बर्दाश्त करेंगे फ्यूचर में। ठीक है। फॉरेस्ट एक्सट्रैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड पोल्यूटेंट्स फ्रॉम द एयर, दस कंट्रीब्यूटिंग टू बायोस्फीयर स्टेबिलिटी। ये बात आपको भी पता है कि जब प्लांट्स यानी ट्रीज़ यानी फॉरेस्ट फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन स्टार्ट कहाँ से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड से। कहाँ से स्टार्ट होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन कुछ इस तरह होता है, मैं प्रॉपरली लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आए कि आप 6 कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, 6 वाटर के मॉलिक्यूल लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, जिसकी वजह से आपके पास जो प्रोडक्ट बनती हैं वो एक तो आपके पास C6H12O6 ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। जैसा कि इस लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको जब ये डिफॉरेस्टेशन का टॉपिक स्टार्ट हुआ तो मैंने आपको कहा था कि प्लांट्स वाटर को यूज़ करते हैं और हमें कौन सी गैस प्रोवाइड करते हैं? ऑक्सीजन। इसी तरह प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी यूज़ करते हैं। अगर इसको ना यूज़ करें तो ये ग्रीन हाउस गैस बन सकती है और इसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। फॉरेस्ट आर आल्सो वैल्यूड फॉर देयर एस्थेटिक ब्यूटी एंड टूरिस्ट अट्रैक्शन। आपको पता है कि माशाल्लाह हमारा जो पाकिस्तान है यहाँ पे बहुत से टूरिस्ट जो हैं वो आते हैं देखने के लिए पाकिस्तान की ब्यूटी को, और इस ब्यूटी में एक मेजर रोल जो है वो फॉरेस्ट का ही है। ठीक है, जो टूरिस्ट को अपनी तरफ क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। ठीक है, ये जैसे बहुत सी जगह हैं आप देख सकते हैं, हमारे पास कई माउंटेन्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप बात कर लीजिए नथिया गली, मरी, ये तमाम तर जगह अगर आप यकीनन आपने यहाँ पर विज़िट किया होगा, आप गए होंगे तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा दरख्त ट्रीज़ नज़र आएंगे। तो ये अट्रैक्शन है, अपनी तरफ खींचती है, ये ब्यूटी है, खूबसूरती है। These important aspects of forest are also harmed due to deforestation। लेकिन ये तमाम तर चीज़ें जो हैं इन पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है, और रीज़न क्या है? डिफॉरेस्टेशन यानी दरख्तों को काटना। इन पाकिस्तान टू, पाकिस्तान में भी डिफॉरेस्टेशन इज़ अ ग्रेट थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। ये बायोडाइवर्सिटी के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। इन दी प्रोविंस खैबर पख्तूनख्वा द क्लोज्ड कैनोपी फॉरेस्ट आर श्रिंकिंग एट अप्रॉक्सीमेटली 1% पर ईयर। ठीक है जी, क्लोज्ड कैनोपी का मतलब आप यूँ समझ लीजिए कि अगर एक बहुत बड़ी छतरी है, अम्ब्रेला, ठीक है, तो आप यूँ समझिए कि वो छतरी बहुत बड़ी है। इसी तरह आप समझिए कि पाकिस्तान के ऊपर क्लोज्ड कैनोपी यानी दरख्त ऐसे फैले हुए हैं। ठीक है, लेकिन हर साल 1% उनकी रिडक्शन हो रही है। अब आप यूँ समझिए कि 100 साल में 100% रिडक्शन हो जाएगी, यानी दिन ब दिन वो जो दरख्त हैं, दिन ब दिन तो नहीं, अगर आप ईयर के हिसाब से देखें तो पर ईयर 1%, हर साल 1%, फिर 1%, फिर 1% करते करते जो है ये फॉरेस्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है जी, बल्कि आप अगर 8th स्टैंडर्ड की बुक देखें तो उसमें एक चैप्टर है जहाँ पे फॉरेस्ट के बारे में बताया गया है, और ये वहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में कमोबेश 25% एरिया जो है वो फॉरेस्ट से कवर होना चाहिए, फिर ही पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आ सकती है, मौसम खुशगवार हो सकता है और तमाम तर प्रोसेस जो नेचुरली हैं वो बैलेंस हो सकते हैं। लेकिन ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक अनफॉर्चून है या बदकिस्मती है कि सिर्फ हमारा पाकिस्तान जो है वो 5% फॉरेस्ट से कवर है, 20% रिडक्शन है। अब ये 20% रिडक्शन किसने की है? किसी दूसरे एनिमल ने नहीं की है, ह्यूमन बींग्स ने की है। क्यों?
उन्होंने इन जंगलात को कम किया, इन दरख्तों को काटा ताकि उनको वो अपनी वो तमाम नीड्स पूरी कर सकें जो उनकी अभी की ज़रूरत है। ठीक है, लें जी, इसके साथ हमारा लास्ट आज का टॉपिक कह लीजिए, एक छोटा सा एक शॉर्ट क्वेश्चन है, उसको हम कवर करेंगे, विच इज़ ओवर हंटिंग। तो बेटा ओवर हंटिंग के बारे में मैं आपको वैसे पहले भी बता चुका हूँ कि पहला तो आपको ये पता होना चाहिए कि ओवर हंटिंग अब इलीगल है। इलीगल यानी ये अब नहीं करनी चाहिए। दूसरा मैं आपको ये बता दूँ कि ओवर हंटिंग एक बहुत सिग्निफिकेंट प्ले है, या कह लीजिए एक ऐसी चीज़ है जिसे खेला गया है हमारे इन्वायरमेंट में, और ये ह्यूमन बीइंग्स ने ही खेला है। और इसके खेलने की वजह से नुकसान ये हुआ है कि बहुत सी स्पीसीज़ जो हैं वो एंडेंजर्ड हो गई हैं, मतलब ख़तरे में आ गई हैं, और कई स्पीसीज़ एक्सटिंक्ट भी हो चुकी हैं सिर्फ इस ओवर हंटिंग की वजह से। और ये ओवर हंटिंग, ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसका एक मतलब पहले भी मैं कुछ ना कुछ आपको आई थिंक सो थोड़ी देर पहले मैंने बताया है। जैसा मैंने आपको ये बताया है कि ओवर हंटिंग जो है, ये जो प्रोसेस है, ये ज़्यादातर पहले लोग किया करते थे एज अ शौक के तौर पे, ठीक है, लेकिन अब ये इलीगल हो चुकी है क्योंकि इसकी वजह से बहुत से ऑर्गेनिज़म्स या स्पीसीज़ जो हैं वो एक्सटेंट होते जा रहे हैं। ठीक है, उनकी एग्जांपल्स जो हैं वो इधर लिखी गई हैं, आइए उन्हें एक एक करके डिस्कस करते हैं। ओवर हंटिंग हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ द एक्सटिंक्शन ऑफ हंड्रेड ऑफ स्पीसीज़ एंड द इंडेंजरमेंट ऑफ मैनी मोर। और बहुत सी स्पीसीज़ जो हैं वो एक्सटेंट हो चुकी हैं और बहुत सी इंडेंजर हो रही हैं इस ओवर हंटिंग की वजह से। अब वो कौन कौन सी हैं? वेल्स, आइबिक्स, यूरिल, मारखोर, ठीक है, जो कि असल में एक नेशनल एनिमल है पाकिस्तान का, डैट इज़ एटसेट्रा। कमर्शियल हंटिंग, कमर्शियल यानी जो बड़े पैमाने पे की जाती है, बोथ लीगल एंड इलीगल इज़ द प्रिंसिपल थ्रेट। ये एक बहुत बड़ा ख़तरा है जिसको आप चाहे लीगल प्रोसेस से करें या इलीगल से करें, इसका बहुत ज़्यादा ख़तरा जो है वो हमारी बायोडाइवर्सिटी को है, और इस तरह आपकी बायोडाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल रहेगी। तो इसको स्टेबल रखने के लिए ज़रूरी है कि हम ओवर हंटिंग को एक हिसाब से क्लोज़ कर दें, ख़त्म कर दें, कोशिश यही होनी चाहिए। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स इसके साथ आपका ये आज का टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। जी स्टूडेंट्स, आज हम अपना डे 7 का वर्क स्टार्ट करने लगे हैं, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेप्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बेटा पीछे हमने कंजर्वेशन का टॉपिक स्टार्ट किया था कि हमने बायोडाइवर्सिटी का तहफ़्फ़ुज़ करना है, लेकिन हमने पिछले लेक्चर में जो हमारा डे 6 का वर्क था उसमें सिर्फ ये पढ़ा था कि कैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है। इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है कि ना सिर्फ बायोडाइवर्सिटी इससे डिस्ट्रॉय हो रही है, इसके अलावा बहुत से जो नेचुरल प्रोसीजर्स हैं वो भी इफ़ेक्टेड हैं। यूँ कह लीजिए या यूँ कह लीजिए कि वो नेचुरल प्रोसीजर्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो डिफॉरेस्टेशन थी उसमें डिफॉरेस्टेशन की वजह से फ्लड्स आते हैं। ठीक है जी, तो ये तमाम तर प्रोसीजर्स जो हैं ये वो थे जो हमने डिस्कस किए थे कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होते हैं, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ ये क्यों हो रही हैं उसकी रीज़न हमने पढ़ी थी ह्यूमंस की ओवर पॉपुलेशन। तो आइए अब हम देखते हैं कि कैसे कुछ स्टेप्स को फॉलो करके हम जो बायोडाइवर्सिटी है इसको कंज़र्व कर सकते हैं, मतलब इसका तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। उससे पहले 2 नाम जो हैं वो मैंने इधर एब्रीवेट किए हैं, इन्हें आपने याद करना है बड़ी अच्छी तरह। द फर्स्ट इज़ IUCN, इट मीन्स दैट इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, यानी जो कुदरत है और जो कुदरती रिसोर्सेज हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, और इसके लिए एक यूनियन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो यूनियन किस लेवल पर बनेगी? इंटरनेशनल लेवल। एक वर्ड होता है नेशनल, कौमी लिहाज, ठीक है, यानी अगर पाकिस्तान की बात करूं तो ये नेशनल है, लेकिन ओवरऑल द वर्ल्ड बात करूंगा तो इंटरनेशनल लेवल। ठीक है, जैसे आपने देखा कि इंग्लिश जो है वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, यानी पूरी दुनिया में वो बोली जाती है। तो दूसरा जो आपके पास एक और कह लीजिए कि इंस्टीट्यूट है, इदारा है, वो है WWFP। W स्टैंड फॉर वर्ल्ड, पूरी दुनिया,
W स्टैंड फॉर वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ कहते हैं जंगली हयात को। किसको कहते हैं? जंगली हयात, यानी ऐसी ज़िंदगी जो जंगल में गुजारी जाए। और ये जंगली हयात जो हैं ये नॉन डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स एंड एनिमल्स कंसीडर होते हैं, यानी ऐसे जानवर और ऐसे पौधे, प्लांट्स जिनको आप घर में नहीं पाल सकते, उनको आप वाइल्ड लाइफ कहते हैं। ठीक है जी। फ़ंड ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में वाइल्ड लाइफ के लिए एक फ़ंड जनरेट किया। ठीक है। और ये दो ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्होंने मिनिस्ट्री के साथ मिलकर, पाकिस्तान की मिनिस्ट्री के साथ, और जितने भी आप कह लीजिए गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं या प्राइवेट सेक्टर्स हैं, उनके साथ मिलकर ये एक मतलब कि यूनियन क्रिएट की, जिससे उनका एम था, इनका क्या था? एक एम था कि इन्होंने हर लिहाज से बायोडाइवर्सिटी को क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। सवाल यह है कि प्रोटेक्ट किससे करना है, तो ये बात अब आपको समझ आ गई है। ठीक है जी। तो अब इसकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ स्टेप्स जनरेट किए गए हैं। इन स्टेप्स को जो IUCN है उन्होंने लिस्टेड किया था। ठीक है, लिस्ट की फॉर्म में, जो कि आपको आपकी बुक पे नज़र आ रहे होंगे। आइए उससे पहले कुछ पैराग्राफ है जिसमें ये तमाम तर बातें जो आपने पीछे की थी अपने प्रीवियस लेक्चर में, कुछ उससे रेलिवेंट कि जो ऑर्गेनिज़म एक्सटेंट होते हैं या इंडेंजर्ड होते हैं, उनकी वजूहात वगैरह, कुछ ऐसी बातें जो हैं उसमें लिखी हुई हैं। आइए उन्हें एक एक करके पढ़ते हैं। स्टेप्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हैज़ बिकम अ ग्लोबल कंसर्न। ये सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं है, ग्लोबल, पूरी दुनिया का इससे अब कंसर्न है। बायोलॉजिस्ट अर्ज द नेशनल पॉलिसी मेकर्स टू स्टेट अ सेट ऑफ रूल्स नेसेसरी टू प्रोटेक्ट अ स्पीसीज़। यानी बायोलॉजिस्ट ने कहा कि हर नेशनल लेवल पे पॉलिसी बनाई जाए और उस पॉलिसी की बेस पर स्पीसीज़ को प्रोटेक्ट किया जाए। दे डिमांड डैट, उनकी ये डिमांड थी कि लॉस शुड बी डिफाइन स्पीसीज़ विच आर थ्रेटन्ड बाय एक्सटिंक्शंस एंड मस्ट बी प्रोटेक्टेड। यानी जो स्पीसीज़ एक्सटेंट हो रही हैं उनकी प्रोटेक्शन की जाए और उनको जो ख़तरा है उससे उन्हें बचाया जाए। दो रिच इन बायोडाइवर्सिटी, पाकिस्तान टुडे फेसेस सिवियर थ्रेट्स टू इट्स एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज़। तो प्लांट और एनिमल स्पीसीज़ पे, प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज़ पे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, लेकिन वो नहीं कर पा रहा। उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करनी पड़ रही हैं। द ग्रेटेस्ट कंसर्न इज़ द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स। नेचुरल हैबिटेट्स यानी वो स्पेसिफिक एरिया जहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स ने रहना है, उसका लॉस हो चुका है। अब ये लॉस क्यों हुआ है, ये आपको पहले भी बताया गया था कि ह्यूमन बीइंग्स ने अपनी नीड्स, रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए उनके हैबिटेट को वेस्ट कर दिया। उधर एग्रीकल्चर, उधर इंडस्ट्री और उधर हाउसेस बनाना शुरू कर दिए। ठीक है जी। मेन कॉजेज ऑफ दिस लॉस आर रैपिड ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन। वही बात कि इसकी बड़ी वजह ह्यूमन पॉपुलेशन है। एंड द प्रिवेलिंग पॉवर्टी इन रूरल एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी। In addition, low literacy rate is also a reason for the failure of conservation measures taken so far. Low literacy यानी लोग पढ़े लिखे भी नहीं हैं, उन्हें इस चीज़ का शऊर ही नहीं है, वो इस चीज़ को जानते ही नहीं हैं कि एनिमल्स को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आगे जो है ये एक ऐसी इनकी जनरेशन्स चलनी है जिनको हमारी जनरेशन्स ने आकर देखना है, यूँ कह लीजिए, या फिर इनका हमारे साथ चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर हमारे साथ ही चलेंगे तब ही पूरी दुनिया में स्टेबिलिटी कायम रहेगी। तो इसी हवाले से द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN एंड द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ऑफ पाकिस्तान वर्क इन क्लोज कोऑर्डिनेशन। इन्होंने मिलकर काम किया पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ द इन्वायरमेंट के साथ एंड द अदर गवर्नमेंट एंड द नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ। तो IUCN हैज़ प्रिपेयर्ड द फर्स्ट नेशनल रेड लिस्ट। रेड लिस्ट यानी एक स्पेसिफिक लिस्ट बनाई गई जिसको फॉलो अप करना पड़ेगा। द फॉलोइंग आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ इन्वायरमेंटल वर्क हैज़ बिन कैरिड आउट इन पाकिस्तान। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जो नेशनल लेवल पर कह लीजिए
कुछ एग्जाम्पल सेट की गई, कुछ एक्सपेरिमेंटल कह लीजिए कि इन्वायरमेंटल के एक्सपेरिमेंट के तौर पे इन्वायरमेंट के ऊपर काम किया गया और जिस काम की बेस पे देखा गया कि क्या हैबिटेट्स जो हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सकता है और उन जगहों को भी देखा गया जहाँ पर हैबिटेट बहुत ज़्यादा है। तो इस हवाले से पहला जो पॉइंट है हमारे पास स्टेप्स में वो है नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी, यानी एक ऐसी स्ट्रेटजी लगाई जाए जिसके हिसाब से हम नेशनल लेवल पे तहफ़्फ़ुज़ को कायम कर सकें बायोडाइवर्सिटी के लिए। तो 1980s में जो IUCN है और जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, इन्होंने फॉर्मुलेटेड की ये नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी किसके लिए? फॉर पाकिस्तान। किस लिए? फॉर दी कंजर्वेशन ऑफ पाकिस्तान बायोडाइवर्सिटी, ताकि पाकिस्तान की जो बायोडाइवर्सिटी है, डिफरेंट स्पीसीज़ हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। दूसरे नंबर पे है UN कन्वेंशन। बेटा UN का मतलब है यूनाइटेड नेशन, कन्वेंशन यानी एक तहरीक चलाना, कि यूनाइटेड नेशन ने एक तहरीक चलाई ऑन कम्बेटिंग डीसर्टिफिकेशन। कम्बेटिंग यानी मुकाबला करना, डीसर्टिफिकेशन यानी जितने भी ड्राई लैंड है, यानी यूनाइटेड नेशन ने एक तहरीक चलाई। वो तहरीक ये थी कि जितने भी एनिमल्स या प्लांट्स वगैरह या उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं जो कि आप कह लीजिए कि सहरा वगैरह में है, उनके लिए मुकाबला करना। ठीक है जी। वो कैसे हुआ कि दिस इज़ एन इंटरनेशनल ट्रीटी अगेंस्ट डैमेज एंड पॉवर्टी इन ड्राई लैंड। उधर जो कमियां हैं ड्राई लैंड्स में, जिस वजह से वहाँ पे एनिमल्स और प्लांट्स वगैरह और जितनी भी मतलब उससे रिलेटेड बायोडाइवर्सिटी है वो नहीं रह सकती, उसके लिए तो पाकिस्तान ने इस जो कन्वेंशन थी इसका साइन किया था, इसको 1997 में। उसके बाद आपके पास थर्ड पॉइंट आ जाता है हिमालयन जंगल प्रोजेक्ट, जिसको HJP कहते हैं। ये स्टार्टेड हुआ था 1991 में पालस वैली में, इसको पालस वैली भी कहा जाता है, वादी थी एक खैबर पख्तूनख्वा में। इसका मकसद क्या था? इट एम्स एट प्रोटेक्टिंग वन ऑफ द रिचेस्ट एरिया ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में जहाँ ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, रिचेस्ट यानी सबसे ज़्यादा, उसको क्या करना? प्रोटेक्ट करना। अगला हमारे पास आ जाती है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ द सुलेमान रेंज बलूचिस्तान, यानी बलूचिस्तान में ये जो सुलेमानिया रेंज है, ये एक कह लीजिए कि एक हिसाब से यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट कंसीडर किया जाता है। वहाँ पे कंजर्वेशन करना यानी बचाव करना बायोडाइवर्सिटी का। सुलेमानिया रेंज चिलगोज़ा फॉरेस्ट इज़ द लार्जेस्ट चिलगोज़ा फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, ये दुनिया में सबसे बड़ा फॉरेस्ट है। 1992 में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ऑफ फंड ऑफ पाकिस्तान स्टार्टेड इट्स कंजर्वेशन प्रोग्राम। इन्होंने मिलकर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ मैंने वैसे लिखा भी हुआ, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ऑफ पाकिस्तान जो है, उन्होंने क्या किया? इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी। नॉर्थन एरिया कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, यानी इस एरिया में, नॉर्थन एरिया में एक ऐसा प्रोजेक्ट चलाना जिससे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाए। द नॉर्थन एरिया ऑफ पाकिस्तान सर्व एज अ हैबिटेट फॉर अ नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ स्पीसीज़, यानी जितनी भी जंगली हयात है जो कह लीजिए कि वाइल्ड लाइफ है, उसके लिए बहुत ज़्यादा हैबिटेट प्रोवाइड किया गया। ठीक है जी। द सर्वाइवल ऑफ दी स्पीसीज़ अंडर थ्रेट, ये जितनी भी स्पीसीज़ थी इनको फील किया जा रहा था कि ये ख़तरे में है। तो NACP स्टैंड फॉर नॉर्थन एरियाज कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इज़ अ प्रोजेक्ट ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ऑफ पाकिस्तान विच इज़ सक्सेसफुल इज़ इम्प्लीमेंटिंग अ बैन ऑन दी हंटिंग ऑफ दी स्पीसीज़। इन्होंने मिलकर बैन लगा दिया कि कोई भी ह्यूमन बीइंग जो है वो इन स्पीसीज़ को क्या हंट नहीं कर सकता। ठीक है जी, इनकी हंटिंग नहीं करेगा। इसके बाद आ जाता है जी कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स इन चित्राल KP। ठीक है, KP स्टैंड फॉर खैबर पख्तूनख्वा, यानी चित्राल जो प्लेस है यहाँ पे बर्ड्स जो हैं वो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं। होता ये है कि जब ये माइग्रेशन करती हैं अपने सीज़न में, तो माइग्रेशन के वक्त बहुत से ह्यूमन बीइंग्स को पता होता है कि इन्होंने किस सीज़न में माइग्रेट करना है। ठीक है, हिजरत करनी है, तो वो क्या करते हैं? वो इनका शिकार करते हैं, हंटिंग करते हैं, जिसकी वजह से अगर आप एग्ज़ाम्पल कर लीजिए कि 10,000 बर्ड्स ने जाना है, मूव करना है यानी माइग्रेट करना है, तो अगर उसमें से 10,000 में से कई ज़्यादा की डेथ हो जाए तो वो फिर उनको माइग्रेशन करने का फ़ायदा क्या।
तो बर्ड्स को इतनी सेंस है कि अगर वो माइग्रेट कर रही हैं और उनको पता चल रहा है कि उनके साथ जितनी भी उनकी फ्रेंड्स थे या कह लीजिए उनके साथ के रिलेटिव्स यानी बर्ड्स थी, अगर उनकी डेथ हो गई है तो नेक्स्ट टाइम उनके लिए माइग्रेशन करना पॉसिबल नहीं होगी और अल्टीमेटली इस वजह से वो उनकी डेथ हो सकती है और उनकी जो बायोडाइवर्सिटी है यानी उनकी जो लाइफ है जो वैरायटीज़ में पाई जाती है वो भी ख़त्म हो सकती है। तो इनको माइग्रेशन करते वक्त इनको तहफ़्फ़ुज़ देना ये काम जो है ये किया जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा में। तो चित्राल लाइज ऑन द माइग्रेटरी रूट ऑफ सेवरल इम्पॉर्टेंट बर्ड स्पीसीज़, ठीक है जी, ये उसका रूट है। दीज बर्ड्स फेस इनॉर्मस हंटिंग, इनॉर्मस यानी बहुत ज़्यादा शिकार प्रेशर। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ऑफ पाकिस्तान ने इनिशिएटेड का मतलब होता है बेटा स्टार्ट करना, एफर्ट्स, क्या एफर्ट्स, कोशिशें स्टार्ट की किस चीज़ की, टू रिड्यूस द हंटिंग प्रेशर इन 1992 में ये जो हंटिंग प्रेशर है इसको कंट्रोल किया, कम किया और द एफर्ट्स प्रूव्ड सक्सेसफुल, और ये बहुत ज़्यादा कामयाब तरीका था जिससे जो है बहुत ज़्यादा उस टाइम फ़ायदा हुआ। द नेक्स्ट इज़ द कंजर्वेशन ऑफ चिल्तन मारखोर। बेटा मारखोर के बारे में आपको जैसा मैंने पिछले लेक्चर में बताया, इट इज़ एन एनिमल, इट इज़ एन पाकिस्तानी एनिमल, कह लीजिए कि ये पाकिस्तानी जानवर है हमारा जो है, कह लीजिए ये आप अगर पेज नंबर 47 पे देखिए तो आपको नेशनल एनिमल, पाकिस्तानी एनिमल जिसको भी कहा जाता है, और नेशनल बर्ड दोनों मिल जाएंगे, ठीक है जी। तो ये आपके MCQs हैं, इन्हें याद भी कर लीजिएगा। तो वापस आ जाइए मारखोर पे, कहता है जी कि हज़ारगंजी नेशनल पार्क, ये पार्क का नाम है, ये लोकेट करती है कोयटा के करीब, एंड इट इज़ द ओनली रिमेनिंग हैबिटेट ऑफ चिल्तन मारखोर इन द कंट्री, और पूरे मुल्क में ये वाहिद जगह है जहाँ पे मारखोर जो है वो ईज़िली रह सकता है, या कह लीजिए कि इसकी हैबिटेट अब वहीं तक रह गई है, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ऑफ पाकिस्तान ने डेवलप्ड की है मैनेजमेंट प्लान ऑफ द पार्क, कि इस पार्क को मैनेज किया गया इस लिहाज से कि यहाँ पे इजीली जो मारखोर हैं वो रह सकें और उनकी रिप्रोडक्शन हो सके, ताकि उनकी स्पीसीज़ जो है वो एक्सटेंट ना हो। अभी वो इंडेंजर्ड लेवल पर है लेकिन वो एक्सटेंट ना हो। और बेटा ये स्टेप्स का हमारा लास्ट पॉइंट है बैन ऑन गेम्स। क्या होता है कि बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज़म्स हैं, यूँ कह लीजिए, या एनिमल्स हैं जिनके साथ ह्यूमन बींग्स गेम्स खेलते हैं, मतलब उनके साथ प्ले करते हैं, जिस तरह बियर है, ठीक है। अब जब उनके साथ खेला जाता है तो ज़ाहिरी सी बात है साइकोलॉजिकली तौर पे उन पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, और दूसरा ये गेम प्ले करने के बाद उनकी हंटिंग की जाती है। तो इससे रोका गया है कि इनके साथ किसी भी किस्म की आप गेम प्ले नहीं करेंगे, ये इलीगल है। तो बैन ऑन गेम्स यानी फॉरेनर्स विजिट द नॉर्थन एरिया एंड प्ले मैनी गेम्स इन विच बियर्स आर यूज्ड। अब ये याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं कि फॉरेनर्स ही थे, इनमें कुछ पाकिस्तानी भी अवेलेबल होते हैं जो कि लो लिटरेसी की वजह से ये काम करते हैं। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ऑफ पाकिस्तान हैज़ बिन सक्सेसफुल इन इम्पोजिंग अ बैन, रुकावट बना दी उन्होंने ऑन दिस इलीगल प्रैक्टिस, इस इलीगल परफॉर्मेंस पे, एक्सपेरिमेंट पे। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इन स्टेप्स को अगर फॉलो किया जाए स्पेसिफिकली इन पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान में ही फॉलो अप किए गए हैं, अगर इनको मज़ीद देखा जाए तो इसकी वजह से हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में रह सकती है और बहुत सी स्पीसीज़ जो हैं वो ज़िंदा भी रह सकती हैं। तो बहरहाल आगे चलते हैं। आज का हमारा ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, विच इज़ द इंडेंजर्ड स्पीसीज़ इन पाकिस्तान। अब हम बात करने लगे हैं उन स्पीसीज़ की, उन ऑर्गेनिज़म्स की जो कि पाकिस्तान के अंदर इंडेंजर्ड हुए हैं यानी ख़तरे में हैं। तो आज वैसे ये हमारा लास्ट टॉपिक है, तो इस हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि जो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ ऑफ पाकिस्तान, आपने याद रखना है कि इधर हम सिर्फ उन स्पीसीज़ की बात करेंगे जो कहाँ पर इंडेंजर्ड हुई हैं, पाकिस्तान, ठीक है जी। तो पहली जो स्पीसी है इसमें, पहले उससे पहले 2 लाइन्स हैं, पहले हम वो रीड कर लेते हैं। ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, ये बात याद रखिए कि इंडेंजर्ड होने की रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, तो फॉर्मली आपको ये समझ आ ही गई हैं कि बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें हमने लास्ट टाइम पढ़ा था हैबिटेट लॉस, ठीक है। ये अगर हैबिटेट लॉस हो जाए किसी स्पीसी का तो ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ डिफॉरेस्टेशन,
ठीक है, एटसेट्रा। इस तरह आपने 3-4 पॉइंट पढ़े थे कि इन वजूहात की वजह से जो बायोडाइवर्सिटी है उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। अच्छा जी, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ द बायोडाइवर्सिटी इन पाकिस्तान इज़ फेसिंग ग्रेट लॉस, बहुत ज़्यादा नुकसान बर्दाश्त कर रहे हैं। हियर आर अ फ्यू एग्जांपल्स। द फर्स्ट इज़ इंडस डॉल्फिन। बेटा डॉल्फिन के बारे में आपने यकीनन सुना भी होगा और आपने डॉल्फिन देखी भी होगी, ठीक है जी। सबसे फास्ट IQ लेवल जो है वो डॉल्फिन का होता है, लेकिन पाकिस्तान में इसकी स्पीसीज़ जो हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम रिड्यूस हो गई हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि डॉल्फिन रहती है पानी में, तो वाटर पोल्यूशन की वजह से इसका रेट जो है, यानी इसकी जो कंसंट्रेशन है, इसकी जो मिकदार है स्पीसी की, वो रिड्यूस होती जा रही है। पानी गंदा होने की वजह से वहाँ पे ज़िंदा नहीं रह पाती और इसकी डेथ हो रही है, जिस वजह से ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्पीसी है जो पाकिस्तान में पाई जाती है। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से कि वाटर को गंदा करना, वाटर पोल्यूशन करना, उसकी वजह से ये दिन ब दिन कम होती जा रही है। तो आइए देखते हैं कि पाकिस्तान में अब इनकी कंसंट्रेशन कितनी है हमारे सिलेबस के मुताबिक। तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ऑफ पाकिस्तान, ओनली 600 एनिमल्स ऑफ द स्पीसीज ऑफ इंडस डॉल्फिन आर लेफ्ट टुडे इन द इंडस रिवर। जो इंडस रिवर है, ये जो रिवर है, इसके अंदर सिर्फ 600 एनिमल्स यानी 600 इंडस डॉल्फिन अब रह चुकी हैं। तो पॉपुलेशन ऑफ दिस स्पीसीज डिक्लाइंड, मतलब कम हो रही हैं ड्यू टू वाटर पोल्यूशन, पाउचिंग का मतलब होता है बेटा इलीगल हंटिंग, ठीक है, कि आप उनकी हंटिंग कर रहे हैं, एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, कि आप उनकी हैबिटेट को तबाह कर रहे हैं, या वाटर पोल्यूशन कर रहे हैं, या उनकी हंटिंग। अब देखिए, ये जो तीनों प्रोसेस हैं जिसकी वजह से इनकी कंसंट्रेशन कम हो रही है, ये तीनों प्रोसेस जो हैं ये ह्यूमन बींग्स ही परफॉर्म करते हैं, कोई दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं करता, ठीक है जी। तो पाकिस्तान में इंडस डॉल्फिन की रिडक्शन जो है वो ह्यूमन बींग्स की वजह से हो रही है। हमारे पास नेक्स्ट जो स्पीसी है जिसकी हम बात करने लगे हैं वो है मार्को पोलो शीप। बेटा मार्को पोलो शीप आर फाउंड इन दी खंजरेब नेशनल पार्क। खंजरेब नेशनल पार्क जो नियर बाय एरियाज़ जो इसके हैं वहाँ पर ये शीप पाई जाती है। देयर नंबर्स हैव बिन रैपिडली डिक्रीज इन द लास्ट 2 डेकेड्स। जो आखिरी 2 दहाइयाँ हैं, लास्ट 2 डेकेड्स हैं, वो इनमें इनकी कंसंट्रेशन बहुत कम हुई है। और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ऑफ पाकिस्तान हैज़ स्टार्टेड प्रोजेक्ट्स फॉर इट्स कंजर्वेशन, कि इसको तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए उन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है जी। होबरा बस्टर्ड, ये एक ऐसी फ्लाई है जो कि पाकिस्तान में विंटर सीजन्स में उड़ती है, सोवियन टेरिटरी में, और फिर जाके ये चोलिस्तान और थर्ड डेजर्ट जो है वहाँ पे क्या कर जाती है, वहाँ पर सेटल्स हो जाती है, ठीक है जी। तो कहते हैं जी कि द डिक्लाइन इन इट्स पॉपुलेशन इज़ ड्यू टू हंटिंग बाय फॉरेनर्स। जब ये उड़ रही होती है, माइग्रेट कर रही होती है सोवियन टेरिटरी से थर की तरफ, तो इसी दौरानिया में बहुत से फॉरेनर्स जो हैं वो इसकी हंटिंग स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से डिस्ट्रक्शन ऑफ इट्स हैबिटेट्स, कि बहुत ज़्यादा की हंटिंग जब हो जाती है, बहुत ज़्यादा ये जो बस्टर्ड हैं इनकी आप कह लीजिए कि हंटिंग हो जाती है, तो इनकी कंसंट्रेशन ख़ुद ब खुद जो है वो पाकिस्तान में अब क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। तो स्टूडेंट्स आपको नीचे इन तीनों की डायग्राम्स भी नज़र आ रही होंगी, आप इसको नेट पे सर्च भी कर सकते हैं। इस हवाले से आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। होपफुली ये पूरे चैप्टर में आपको 7 डेज़ में वर्क डिवाइड करके दिया गया है कि आप इस सारे के सारे 7 डेज़ का जो वर्क है इसको कम्प्लीटली याद भी कर लेंगे, और होपफुली आपको ये कॉन्सेप्चुअली और थ्योरेटिकली समझ भी आया होगा, ठीक है जी। और इस चैप्टर से रेलिवेंट जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं मैंने आपको साथ साथ तो नहीं बताए, लेकिन इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs के जो नोट्स हैं वो PDF फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। जहाँ तक बात लॉन्ग क्वेश्चंस की है तो वो मैं आपको स्टार्टिंग से चैप्टर के मेंशन कर देता हूँ। आपने बायोडाइवर्सिटी के चैप्टर में पेज नंबर 32 पे पहला लॉन्ग क्वेश्चन इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी तैयार करना है। उसके बाद आपका सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन पेज नंबर 34 पे सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ 2 ऑर्गेनिजम्स का है, इनमें से ह्यूमन या पी, इनमें से कोई एक लॉन्ग आ सकता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन है पेज नंबर 37 पे, इट इज़ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 5 किंगडम्स आपने वो लॉन्ग में प्रिपेयर करना है। उसके बाद पेज नंबर 39 में डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 किंगडम्स, ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। स्टेटस ऑफ वायरसेस, ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर की सिग्निफिकेंस, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है।
बेटा उसके बाद पेज नंबर 43 पे कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। एंड द लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन इज़ ऑन पेज नंबर 44, स्टेप्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कोई से 5 स्टेप्स आपने याद करने हैं फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। होपफुली ये आपको सारे क्वेश्चन लॉन्ग समझ आ गए होंगे, आपने इनको यहीं से प्रिपेयर करना है। बाकी एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन के नोट्स PDF फॉर्म में जैसे मैंने आपको बताया कि आपको मिल जाएंगे।